भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं अपनी एक कहानी, अस्थि कलश। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जब से निजीकरण व कोचिंग का पदार्पण हुआ है, इसका व्यवसायीकरण हो गया है। लाखों बच्चे बढ़ती हुई प्रतियोगी परीक्षाओं के मकर जाल में उलझ गए हैं। उनका बचपन नष्ट हो गया है और इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। नीट की तैयारी में जुटे सैकड़ों छात्र असफलता के दबाव के कारण हर वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी ही एक विभीषिका को प्रस्तुत कर रही है कहानी अस्थि कलश। आधी रात बीत चुकी है। मुंबई से देहरादून जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तेज गति से पटरियों पर दौड़ रही है। सेकंड एसी के इस डिब्बे में सन्नाटा छाया हुआ है। सभी यात्री अपनी अपनी बर्थ पर गहरी नींद में सो गए हैं, परंतु बर्थ नंबर 5 पर बैठे सोहनलाल की आंखों में नींद नहीं है। इस बार उसके परिवार के ऊपर दुख का इतना भारी वज्रपात हुआ है कि उसकी आंखें फटी रह गई हैं, दिमाग सुन्न हो गया है। दुख इतना भारी है कि 3 दिनों से वह 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं कर सका है। सामने नीचे की बर्थ पर उसकी पत्नी सुलोचना लेटी हुई है। हैरान, परेशान और थकी आ रही सुलोचना को शायद आज गहरी नींद आ गई है। ऊपर की बर्थ के मध्य में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा रखा हुआ है, जिसका मुंह लाल रंग के कपड़े से बंधा हुआ है। यह उसके इकलौते बेटे सूरज का अस्थि कलश है। 3 दिन पहले सूरज ने शहर में आत्महत्या कर ली थी। यह खबर सुनकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। सुलोचना इस वज्रपात को सहन नहीं कर सकी थी और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। 3 दिन बाद आज वे बेटे के अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार जा रहे हैं। मन में पीड़ा की आग धधक रही है। मध्यम रोशनी में उसकी दृष्टि ऊपर की बर्थ पर रखे हुए बेटे के अस्थि कलश पर टिकी हुई है। रह रहकर सूरज की स्मृतियां उसके मस्तिष्क में प्रकट हो रही हैं। आज से लगभग 2 दशक पूर्व रामगंज के सरकारी अस्पताल में सुलोचना ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था। अपने बेटे को देखकर वह रोमांचित हो उठा था। प्रसन्न होकर उसने पूरे अस्पताल में घूम घूम कर मिठाई बांटी थी। बच्चे के साथ उसने सुलोचना का माथा भी चूम लिया था। घर पहुंचते ही उसने पंडित को बुलाया था और बच्चे का नामकरण करवाया था। पंडित ने बच्चे के कई नाम निकाले थे, परंतु उन दोनों पति पत्नी को एक ही नाम पसंद आया था, सूरज। प्रसन्न होकर वह बोला था, देखना सुलोचना, बड़ा होकर यह बालक हमारा नाम रोशन कर देगा। समाज में इसका व्यक्तित्व सूरज की तरह चमक उठेगा। उसने जैसा चाहा सूरज वैसा ही निकला था। पूत के लक्षण पालने में ही नजर आने लगे थे। नन्हा सा बच्चा जब उसकी उंगली पकड़कर घूमने निकलता था तो रास्ते में वह उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता है। रात और दिन कैसे होते हैं पापा? बारिश कैसे होती है पापा? और हवाई जहाज कैसे उड़ता है पापा? नन्हे से बालक की जिज्ञासा को देखकर वह विस्मित रह जाता था। सूरज को गोद में उठाकर वह उसका मस्तक चूम लेता था और स्नेहपूर्वक उसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता था। सूरज जब 5 साल का हो गया तब उसने उसका एडमिशन रामगंज के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करवा दिया था। वह स्वयं गरीब परिवार का बेटा था। उसका जीवन बचपन से ही अभाव में गुजरा था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ही वह आगे नहीं पढ़ सका था। बड़ी कठिनता से उसने रामगंज के सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास की थी। आगे पढ़ लिख कर वह भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, परंतु घर की परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था और पढ़ाई छोड़कर वह रामगंज के एक सेठ की आड़त की दुकान पर मुनीम की नौकरी पर लग गया था। अपनी ईमानदारी व कर्मठता के बल पर इस छोटी सी नौकरी में उसने कई बड़े काम कर लिए थे। अपनी ही कमाई से उसने सुलोचना से विवाह रचाया था। वर्षों तक बूढ़े माता पिता का पालन पोषण किया था, उनके अंतिम संस्कार किए थे और रामगंज में स्वयं का मकान बना लिया था। अब बेटे को आगे पढ़ा लिखा कर वह उसे डॉक्टर या इंजीनियर बना देना चाहता था। उसकी अपेक्षा के अनुरूप सूरज पढ़ने लिखने में तेज तर्रार निकला था। प्रत्येक कक्षा में वह प्रथम श्रेणी में पास होता था
और रामगंज के स्कूल में प्रथम स्थान पर रहता था। बेटे के रिजल्ट को देखकर उसका सीना गर्व से फूल जाता था। सुलोचना और वह दोनों सूरज का पूरा ख्याल रखते थे। वह उसके स्कूल की फीस, कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, जिस चीज की भी उसे आवश्यकता पड़ती तुरंत व्यवस्था करता था। सुलोचना बेटे के खाने पीने व पहनने ओढ़ने का पूरा ध्यान रखती थी। टेबल लैंप की रोशनी में सूरज आधी रात तक किताबों में उलझा रहता था। जब तक वह पढ़ता रहता सुलोचना को भी नींद नहीं आती थी। बेटे के सोने के बाद ही माँ बिस्तर पर आकर लेटती थी। यह 3 साल पहले की बात है, जब सूरज ने 12वीं कक्षा पास की थी। 94% अंक प्राप्त करके वह रामगंज के स्कूल में प्रथम स्थान पर रहा था। पूरे कस्बे में उसका नाम हो गया था। घर पर उसे बधाइयां देने वालों का तांता लग गया था। अखबार वालों व टीवी वालों में उसका फोटो खींचने की होड़ लग गई थी। फक्र से उसका मस्तक ऊंचा हो गया था और प्रसन्न होकर उसने बेटे को गले लगा लिया था। आगे पढ़ लिख कर सूरज डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। पीएमटी की परीक्षा पास करने के बाद ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन संभव था। हर वर्ष लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं और कुछ ही बच्चे मेरिट में आ पाते हैं। कठोर रास्ता था, तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। उसने सूरज को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास भी किया था, परंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुका था। इस प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने का एक ही रास्ता था, कोचिंग। शहर में जाकर कोचिंग पढ़ने में लाखों रुपए खर्च होते थे। बेटे का भविष्य बनाने के लिए उसने किसी तरह रुपयों का इंतजाम किया था और सूरज को साथ लेकर शहर पहुंच गया था। शहर में कोचिंग सेंटरों के इलाके को देखकर वह विस्मित रह गया था। कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की एक से बढ़कर एक ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें चौड़ी चौड़ी सड़कों पर दौड़ती रंग बिरंगी कारें, स्कूटर और मोटरसाइकिलें, छात्र छात्राओं की भीड़ और फुटपाथों पर लगी तरह तरह खाने पीने की दुकानें। स्टार कोचिंग सेंटर की एक विशाल इमारत के सामने आकर उनका ऑटो रिक्शा रुका था। नीचे उतरकर वह कोचिंग सेंटर की भव्यता को निहारने लगा था। चारों तरफ पिछले वर्ष पीएमटी में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों के बड़े बड़े चित्र लगे थे। इनको पढ़ाने वाले टीचरों के बड़े बड़े चित्र लगे थे। कदम कदम पर सफलता की मुस्कान उनका स्वागत कर रही थी, जिसे देखकर सूरज मंत्रमुग्ध हो गया था। बेटे के साथ वह स्टार कोचिंग सेंटर में प्रवेश कर गया था। सुबह से शाम हो गई थी। पूरे दिन वह सूरज के साथ इधर उधर दौड़ता रहा था। अपने हाथों से उसने सूरज के एडमिशन का फॉर्म भरा था। बैंक में जाकर कोचिंग संस्थान की फीस का ड्राफ्ट बनवाया था। हॉस्टल में सूरज के रहने व खाने पीने की व्यवस्था की थी। शाम होते होते वह थक कर चूर हो गया था। उसकी जेब खाली हो गई थी। बेटे को हॉस्टल में छोड़कर उसने उससे विदा ली थी। सूरज की मासूम सूरत देखकर उसका मन भर आया था। भारी मन से वह हॉस्टल के गेट से बाहर निकल आया था। 2 साल तक लगातार सूरज ने स्टार कोचिंग सेंटर में पढ़ाई की थी, परंतु उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सका था। हर बार उसका नाम मेरिट में किनारे आकर रह जाता था। इस बार वह सिर्फ 1 नंबर से मेरिट में आने से वंचित रह गया था। रिजल्ट को देखकर सूरज गहरे अवसाद में डूब गया था। उसे गहरी खामोशी ने जकड़ लिया था। उसने हंसना, बोलना, खाना पीना और पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया था। बेटे की यह स्थिति देखकर वह चिंतित हो उठा था। हालांकि आर्थिक रूप से उसकी भी कमर टूट गई थी, परंतु उसने बेटे को फिर हिम्मत बंधाई थी। सूरज को उसने एक बार फिर प्रयास करने के लिए तैयार कर लिया था। सुलोचना के जेवर बेचकर एक बार फिर वह उसका एडमिशन स्टार कोचिंग सेंटर में करवाया था। रात को खाने पीने से निपटने के बाद रोज वह सूरज को फोन करता था। पहले वह उसके हालचाल पूछता था, फिर वह उसे हिम्मत और ढाढ़स बंधाता था। वह उसे समझाने का प्रयास करता था कि जीवन में सफलता का एक ही रास्ता नहीं होता है। अगर किसी मार्ग पर चलना कठिन हो जाए तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। सूरज उसकी बात को सुनता अवश्य था, परंतु प्रति उत्तर में कुछ नहीं बोलता था। बेटे के स्वभाव में आया परिवर्तन उसकी चिंता का कारण बनने लगा था और अचानक एक दिन उसके ऊपर वज्रपात हो गया था। हमेशा की तरह
उस रात भी उसने सूरज को फोन लगाया था, परंतु फोन सूरज ने नहीं उठाया था। उधर से पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज उसके कानों में आकर टकराई थी। आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है मिस्टर सोहनलाल, आप तुरंत यहाँ चले आइए। सूरज की पैंट की जेब में से एक कागज का टुकड़ा मिला था, जिस पर उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, आप मुझे क्षमा करना मम्मी पापा, मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सका हूँ। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने बेटे का लालन पालन किया था, अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया था, कर्जा लेकर वह उसे कोचिंग करवा रहा था। बचपन से ही उसने अभाव भरा जीवन जिया था, परंतु सूरज को उसने किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वह उसे अच्छा पहनाता ओढ़ाता था, अच्छा खिलाता पिलाता था। उसने स्वयं ने ट्रेन में सदैव जनता क्लास में यात्रा की थी, परंतु शहर आने जाने के लिए वह सूरज को एसी डिब्बे का टिकट लेकर देता था। उन्होंने हमेशा बेटे के सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे, परंतु सूरज ने अपने माता पिता की भावनाओं की कद्र नहीं की थी। वह इतना कमजोर और कायर निकला था कि थोड़ी सी परेशानी से ही घबरा गया था। थोड़ी सी परेशानियों से ही घबरा कर उनका साथ छोड़ गया था। वह अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ममता को भी ठोकर मार गया था, अपने बूढ़े पिता का साथ छोड़ गया था। उसके हृदय में बेटे के प्रति क्रोध उमड़ आया था, परंतु दूसरे क्षण उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे, जो 3 साल पहले स्टार कोचिंग सेंटर में सूरज का एडमिशन करवाने के बाद उसे रेलवे स्टेशन ले जा रहा था। राजीव गांधी नगर की भीड़ भरी सड़क पर ऑटो रिक्शा चलाते हुए वह बूढ़ा ड्राइवर बड़बड़ाने लगा था, बाबूजी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये कौन सी पढ़ाई चलाई है सरकार ने, जिसने इन मासूम बच्चों का बचपन छीन लिया है। अभी तो इनके खेलने खाने के दिन हैं और ये रात दिन पढ़ने में लगे रहते हैं। तनाव के कारण इनके चेहरे के नूर उतर गए हैं, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए हैं, शरीर का पूरी तरह विकास भी नहीं हो पा रहा है। तनाव व चिंता के कारण इस शहर में हर वर्ष कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इस दौड़ भाग में कितने ही बच्चे सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। निराशा और अवसाद के कारण कितने ही बच्चे दुर्व्यसनों की चपेट में आ जाते हैं। इस व्यवस्था में कोचिंग वालों और हॉस्टल वालों की चांदी हो रही है। अधिकांश बच्चे व उनके माता पिता बर्बाद हो रहे हैं। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई वही है, सारी ऊर्जा केवल प्रवेश परीक्षाओं को पास करने की ट्रिक्स में खर्च हो रही है। सरकार को कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए बाबूजी। उस समय तो उसने बूढ़े टैक्सी ड्राइवर की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, परंतु आज उसके शब्दों में उसे गहरी बात छिपी नजर आने लगी थी। लगता है उसका सूरज भी इस बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था के दुष्परिणाम का शिकार हो गया है। कारण कुछ भी हो, इस दुर्घटना ने उसकी कमर ही तोड़ दी है। ईश्वर ने उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। निडाल होकर वह बर्थ पर लेट गया और आंखें मूंद कर सोने का प्रयास करने लगा। दूसरे दिन दोपहर बाद ट्रेन हरिद्वार पहुंची। उसने बैग कंधे पर टांगा, सूरज के अस्थि कलश को हाथों में उठाया और डिब्बे से नीचे उतर आया। उसके पीछे पीछे सुलोचना भी आ गई। भीड़ के साथ धीरे धीरे चलते हुए वे स्टेशन से बाहर निकल आए। तभी एक पंडा उनके सामने आ खड़ा हुआ। किसको लेकर आए हैं बाबूजी? माताजी को लाए हैं या पिताजी को लाए हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं सारे संस्कार विधि विधान से करवा दूंगा। पिंडदान, पूजा पाठ और अस्थि विसर्जन। दक्षिणा में मैं आपसे सिर्फ 1000 रुपया लूंगा बाबूजी। मैं अपने माता पिता को नहीं, अपने इकलौते पुत्र को लेकर आया हूं पंडित जी। ओह, ये तो बड़े ही दुख की बात है बाबूजी। इस कार्य के लिए मैं आपसे दक्षिणा नहीं लूंगा, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी। उसकी बात को सुनकर पंडे का स्वर भारी हो गया। वे दोनों पति पत्नी उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही समय में वे गंगा के घाट पर पहुंच गए। चारों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बहती गंगा नदी, विशाल और चौड़ा पाट, तेज धाराओं की गड़गड़ाहट, किनारों पर बने घाट, तरह तरह के मंदिर,
भक्तों की भीड़ और गंगा मैया की जय जयकार। प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को देखकर वे मंत्रमुग्ध रह गए। गंगा के घाट पर एक साफ सुथरी जगह देखकर पंडित ने अपना आसन जमा लिया। वह पूजा पाठ की तैयारी करने लगा। वे दोनों पति पत्नी घाट की सीढ़ियों में से नीचे उतरकर गंगा के ठंडे जल में स्नान कराए। पंडित ने उन दोनों को अपने सामने बैठाया। बीच में सूरज का अस्थि कलश रखा और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ करवाने लगा। लगभग 1.25 घंटे का समय लगा। तर्पण और पिंडदान संस्कार का कार्य पूर्ण हो गया। अब अस्थि विसर्जन का समय आ गया। दोनों हाथों में सूरज का अस्थि कलश उठाकर वह खड़ा हो गया। सुलोचना भी उसके साथ ही उठ खड़ी हुई। वे दोनों साथ साथ घाट की सीढ़ियां उतरने लगे। मंत्रोच्चारण करता हुआ पंडा उनके साथ साथ चलने लगा। धीरे धीरे वे गंगा में कमर तक पानी में उतर गए। मंत्रों का जाप पूर्ण होते ही पंडे ने विसर्जन का इशारा कर दिया। हाथों में लगे हुए अस्थि कलश को उसने ऊपर उठाया। सुलोचना ने भी अस्थि कलश को स्पर्श कर लिया। फिर वह दूर दूर तक बहती हुई गंगा की धाराओं में देखकर भारी स्वर में बोला, हे गंगा मैया, हमारे बेटे को शरण दे, इसकी आत्मा को शांति देना माता। इसके बाद उन्होंने अस्थि कलश को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। वे पानी की धाराओं के साथ उसे दूर जाते हुए अपलक देखने लगे। कुछ ही समय में वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। सहसा उनके हृदयों का दर्द फूट पड़ा और आंखों से बहकर गंगा के जल में टपकने लगा। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी अस्थि कलश। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।